यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के 5 मिनट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु के बारे में। ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और कितने प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, इनको आज हम लोग यहाँ पर शॉर्ट रिवाइज करने वाले। ठीक है। सो अगर सिलेबस में देखा जाए तो हमें जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड विटामिन, इन सभी की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो वैसे तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मतलब हर एक टॉपिक अपने आप में आपके लिए एक यूनिक चीज हो जाएगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने प्रकार होते हैं, सबका फॉर्मूला क्या होता है, कमी से क्या रोग होंगे, अधिकता से क्या रोग होंगे, ये सारी चीजें आपकी एक ही साथ कवर हो जाएगी। सो इस क्लास में हम लोग एक शॉर्ट रिविजन लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, हिंदी में क्या कहा जाता है, जैव-अणु यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। जीवों में पाए जाने वाले जो यौगिक होंगे, जो रासायनिक यौगिक होंगे, वो आपके हो जाएंगे यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। अब इनकी ना दो कैटेगरी यहाँ पर बनाई हुई है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज यहाँ पर होती है, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल, दूसरा होता है माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो बड़े होंगे, मैक्रो का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहां से देखोगे, मैक्रो मतलब बड़े और माइक्रो मतलब क्या होगा, छोटा यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टाइप दे रखा है आपको दिया है माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब जिनका आणविक भार 1000 डाल्टन से कम होगा। ठीक है, जिनका आणविक भार 1000 डाल्टन से कम होगा। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल केमिस्ट्री वाला एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ। जैसे कि कार्बन का जो भार होगा और मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पर सोडियम का भार, तो किसका कम है, कार्बन का भार कम है। ठीक है, सोडियम का भार ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करो कि जिनका आणविक भार कम होगा, कितने से, 1000 डाल्टन से यहाँ पर कम होगा, वो सब माइक्रो में चले जाएंगे। एग्जाम्पल में आप किस किस को देख सकते हो, अमीनो एसिड को देख सकते हो, शुगर को देख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसे आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। ये सब के सब किसके अंदर चले जाएंगे, आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन आ जाएगा, जिनका आणविक भार 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा, मतलब जिनका आणविक भार 10,000 डाल्टन से, मतलब वो अपने आप में काफी बड़े यहाँ पर होंगे, भारी कण यहाँ पर होंगे, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे प्रोटीन आप ले लो, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर ले लिया, न्यूक्लिक एसिड के ही अंदर जो है, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो ओरिजिनली बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल एक एक यूनिट को आप कंसीडर करोगे तो इसको माइक्रो छोटे में ले सकते हो, लेकिन ये अपने आप में पूरा न्यूक्लिक एसिड ही होगा। ठीक है, तो इसको अपन कंसीडर कर लेंगे मैक्रो के अंदर। अभी अपन इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड मैक्रो में चला जाएगा, लेकिन ये जिससे मिलकर बना है, जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, वो अपने आप में माइक्रो यहाँ पर हो जाएंगे। पॉलीसेकेराइड हो गया, लिपिड्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये सब आ जाएंगे मैक्रो के अंदर। और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो का कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा, आप इनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हो बायोमोलिक्यूल्स को, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल मतलब जो एसिड में घुलनशील हो जाएंगे, इसमें 18 से लेकर 800 डाल्टन तक के छोटे मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाएंगे, जो कि साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को भी यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य वाला रहता है। और एसिड इनसॉल्युबल, इसमें सारे मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े कण आ जाएंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स आ जाएंगे। ये साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनिल्स के माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब बेसिकली ये एसिड के अंदर अघुलनशील यहाँ पर होंगे, और सारे जो बड़े कण होंगे वो एसिड इनसॉल्युबल हो जाएंगे, और जितने भी छोटे कण माइक्रोमोलिक्यूल यहाँ पर होंगे वो एसिड में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो एक ही मिनट में दूर कर लेते हैं। जीवाणु हमने देखा, बायोमोलिक्यूल हमने देखा, दो प्रकार के होते हैं, छोटे कण, बड़े कण। छोटे कण को माइक्रोमोलिक्यूल कहा जाएगा, जिनका भार, जिनका आणविक भार जो है 1000 डाल्टन से कम का होगा। ठीक है, ये अमीनो एसिड, शुगर यहाँ पर हो गया, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हो गया। ठीक है, और अगर पूरा कार्बोहाइड्रेट में आप पॉलीसेकेराइड को लेने जा रहे हो, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, आपका मैक्रो यानी कि बड़े कण के अंदर चला जाएगा, जिनका भार 10,000 डाल्टन से ज्यादा का होगा। ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा या तो वो एसिड में घुलनशील होगा या एसिड में अघुलनशील होगा। जो घुलनशील होगा यूजुअली वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, और जो अघुलनशील होगा वो अपना एसिड इनसॉल्युबल यहाँ पर हो जाएगा, मतलब एसिड में अघुलनशील यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट बेसिक जो डेफिनेशन होती है उसमें ऐसा कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। बट ये सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे अपना एसिटिक एसिड भी हो गया, CH3COOH। ठीक है, तो वो भी तो फिर अपना इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। तो ऐसे समूह जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, जो मिलकर एल्डोज या कीटोन समूह, एल्डिहाइड या फिर कीटोन समूह बनाते हो, आप क्या बोलोगे? ऐसे रासायनिक यौगिक या ऐसे केमिकल कंपाउंड जो मिलकर या तो एल्डिहाइड यौगिक बनाए, है ना, या फिर कीटोन समूह यहाँ पर बनाए,
वो क्या होंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये एक आइडियल और एक सही डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं। बाकी आप जनरली याद रखना है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाता है ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होगा। लगभग आप ये देख सकते हो कि अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर लिया है तो लगभग 4.1 कैलोरीज ऊर्जा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इकाई जो होती है इसकी मोनोसेकेराइड यहाँ पर होगी, अपने आप में इंडिविजुअल होता है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, जस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक टाइप हो जाएगा मोनोसेकेराइड, जो अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट्स यहाँ पर होगी कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोज आप ले सकते हो, फ्रक्टोज आप यहाँ पर ले सकते हो, है ना, फ्रूट शुगर जिसे आप कहते हो। अब इसमें डाइसेकेराइड की जगह कई बार ओलिगोसेकेराइड भी लिखा हुआ रहता है। ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें मोनोसेकेराइड की 2 से लेकर 10 तक की चेन यहाँ पर हो सकती है, मतलब 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है तो डाइसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है तो ट्राइसेकेराइड, 4 से मिलकर बना है तो ट्रेटा। ऐसे 10 तक जो होंगे वो ओलिगो के अंदर आ जाते हैं। डाइसेकेराइड केवल 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है, जिसमें आपका हो जाएगा सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में आप बात करोगे तो जो 10 से ज्यादा यूनिट से मिलकर बना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका की संरचना को बनाने में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया अपना, प्रोटीन यहाँ पर हो गया। अमीनो अम्ल से बने हुए बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये भी अपने मैक्रो हो जाएंगे, बड़े बड़े कण होते हैं, आणविक भार ज्यादा होता है। लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जो 12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, 8 नॉन इसेंशियल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या हो जाएगा, एंजाइम निर्माण करना, हार्मोन बनाना। ठीक है, हार्मोन का स्रावन करना और एंटीबॉडी का निर्माण करना। यही प्रोटीन एंजाइम की तरह भी कार्य करते हैं, हार्मोन की तरह भी कार्य करते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं, शरीर की वृद्धि भी करते हैं, शरीर की मरम्मत भी करते हैं। लगभग 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरीज ऊर्जा हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन की टर्शरी चेन से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है। इंसुलिन हो गया, कोलेजन हो गया, ये सब प्रोटीन ही होते हैं। हीमोग्लोबिन अपने आप में खुद एक प्रोटीन है। ठीक है, लिपिड की बात कर ले तो देखो, लिपिड जो है इसका भार जो है 800 डाल्टन से यहाँ पर कम होता है, तो उस हिसाब से हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाना चाहिए, माइक्रोमोलिक्यूल हो जाना चाहिए। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये अपने आप में मैक्रोमोलिक्यूल होता है, इसका भार कम होता है, बट स्टिल ये किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, बड़े कण के अंदर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो बस ये एक एक्सेप्शनल केस आप याद रख लेना। ठीक है, अब लिपिड जो होता है वो जल में अघुलनशील होगा, परंतु जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं उनके अंदर घुल जाता है, जिसे अपन ने उसके लिए पढ़ा था बेंजीन वगैरह के लिए, सेम ही है। इकाई यूनिट क्या होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन, आप इसको यहाँ पर कह सकते हो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। कार्य, ऊर्जा का भंडारण करना, लगभग 1 ग्राम वसा जो है 9.3 कैलोरीज ऊर्जा हमें दे देता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो खुद फास्फोलिपिड की यहाँ पर बनी हुई रहती है, इसी की बनी हुई रहती है। ठीक है, वाटर लविंग हेड एंड वाटर हेटर टेल यहाँ पर होती है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, हार्मोन्स और विटामिन का स्रोत भी लिपिड्स ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद वसा, तेल, फास्फोलिपिड, मोम, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ टाइप, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आनुवंशिकता का सूचक यहाँ पर होगा, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके चलेगा। किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन बेस हो जाएगा, आपकी शुगर हो जाएगी जिसे डीऑक्सीराइबोज हो गया, और राइबोज शुगर यहाँ पर हो गई, और फॉस्फेट समूह इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों से मिलकर बना होता है, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को इंडिविजुअल माइक्रो के अंदर डाला था और पूरे न्यूक्लिक एसिड को हमने डाला था मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर, यही एक कारण था। ठीक है, तो आनुवंशिक सूचना का वाहक हो गया, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन बेस हो गया, शुगर हो गया और फॉस्फेट अपना आ जाएगा। अब बात की जाए प्रकार की, तो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आनुवंशिक सामग्री और डबल स्ट्रैंड यहाँ पर होता है। आनुवंशिक सामग्री को स्टोर करना और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। वॉटसन और क्रिक के द्वारा जो इसकी खोज यहाँ पर करी गई थी। ठीक है, कार्य क्या करता है, आनुवंशिक सूचना संग्रहित करके और प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और अपन यही के यही देख लेते हैं कि जैसे अगर आप डीएनए की बात कर ही रहे हो, तो डीएनए में जो है 4 चीजें पाई जाती है और आरएनए में भी 4 चीजें पाई जाती है। तो ठीक है, डीएनए में सबसे पहले आप याद रखो, साइटोसिन पाया जाता है, गुआनिन यहाँ पर पाया जाता है, एडिनिन पाया जाता है और थाइमीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अपन याद करते हैं, ये एक हो जाएगा एटी और दूसरा हो जाएगा सीजी करके। ठीक है, एटी सीजी आपको याद करना है। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, ये हार्मोन जो है डीएनए के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला कि ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, जो क्षारक यहाँ पर पाए जाएंगे,
है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पर होते हैं उसमें हो जाएगा ATCG। ठीक है, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन करके हो गया। ठीक है, और कौन सी शर्करा पाई जाती है डीएनए के अंदर, तो आप क्या कहोगे, राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम डीएनए है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, और क्या याद रखोगे, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, आनुवंशिक सूचना को स्टोर करता है। अब आरएनए की बारी, आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर होता है। ठीक है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसके अंदर डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है, आरएनए के अंदर ओनली राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, AU GC यहाँ पर हो जाएगा। अब ए से आपका एडिनिन हो गया, यू से आपका यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, यू से क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा, जी से वही ग्वानिन हो गया, सी से आपका साइटोसिन यहाँ पर हो गया। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अब आरएनए के भी 3 प्रकार यहाँ पर होते हैं। सबसे पहला mRNA होता है, दूसरा tRNA होता है। ठीक है, 2 आरएनए तो ये हो गए, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए यहाँ पर हो गया। ठीक है, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर हो गया, और rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर हो गया। तो आरएनए के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, डीएनए से संदेश को कलेक्ट करेगा, मैसेज को पहुंचाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डीएनए से इसने जो भी मैसेज लिया वो कहाँ तक पहुंचाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो क्या करेगा, अमीनो अम्ल को प्रोटीन निर्माण स्थल तक पहुंचाएगा, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। तो ये अमीनो अम्ल को कहाँ तक पहुंचाएगा, प्रोटीन जहां पर बनाना है वहां तक पहुंचा देगा। और आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, तो ये राइबोसोमल की संरचना और उसके कार्य से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आरएनए के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, डन। यहाँ तक मेन मेन जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि किसमें कौन सा क्षार होता है, तो इसमें यूरासिल होता है, इसमें थाइमिन हो जाएगा। बाकी एडिनिन दोनों में हो गया, ग्वानिन दोनों में हो गया, और साइटोसिन दोनों में हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एंजाइम के ऊपर। तो ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के कैटेलाइजर बोल सकते हो, उत्प्रेरक आप इनको बोल सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेसिफिक होते हैं, शरीर के तापमान पर कार्य करते हैं, क्रिया के बाद ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आप एमाइलेज एंजाइम ले सकते हो, पेप्सिन ले सकते हो, ट्रिप्सिन ले सकते हो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आप यहाँ पर ले सकते हो। ये सारे एंजाइम के ही टाइप यहाँ पर हो गए जो हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करना और इन सब में यहाँ पर मदद करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है विटामिन की बात। तो हमने देखा है कि जैविक यौगिक जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, विटामिन यहाँ पर हो जाएंगे। ऊर्जा नहीं देते परंतु शारीरिक क्रियाओं में ये मदद करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है। 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, वसा में घुलनशील आपका A, D, E और K हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल में आपका B और C हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिटेल में इन सबके जो रासायनिक नाम है, केमिकल फॉर्मूला है, वो देखना है, साथ ही किससे कौन सी बीमारी होती है और किसका स्रोत क्या होगा। विटामिन ए को जो रतौंधी बीमारी यहाँ पर होती है उसको कम करने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको गाजर, पीले फल का सेवन करना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, अब इन शॉर्ट आप देख लो, विटामिन ए जो दृष्टि से रिलेटेड है, विटामिन डी हड्डियों के विकास से रिलेटेड है, विटामिन ई प्रजनन व प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग थक्का जमने से रिलेटेड है, और विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता और साथ ही जो स्कर्वी रोग होता है उससे बचाव के लिए बहुत जरूरी है, जो सिट्रिक खट्टे फ्रूट से हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने ट्राई किया है इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करने का, बाकी इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 5 मिनट सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल क्लासेस भी ऐप पर अवेलेबल है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज अभी यूट्यूब पर चल रहे हैं, वहां से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हमने बायोलॉजी के 1000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें फर्स्ट सेकंड सेशन 2 सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड सेशन आज इवनिंग में आपका होगा, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।